Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम चालू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से, चालू नहीं कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर से। हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे ख़त्म किया था? स्टोमेटा के स्ट्रक्चर से। मैं अगर थोड़ा उसको रिवाइज करवाऊँ तो गार्ड सेल होती है बाहर, उसके बाद सब्सिडरी सेल्स होते हैं, माइक्रोफिब्रिल से बनी होती है और अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल के अंदर। बीच की जो पोर होती है उसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के साथ। अब एक सबसे बेसिक नॉलेज बता देती हूँ। स्टोमेटा ओपन कब होगा? जब गार्ड सेल्स फूले हुए होंगे, क्योंकि अगर गार्ड सेल्स फूले हुए तो वो फूलने की वजह से बल्ज होंगे, जिसकी वजह से बीच में स्पेस बनेगी, तो स्टोमेटा ओपन हुआ। स्टोमेटा क्लोज कब होता है? जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड होते हैं, तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो गया। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक है जिसको हम अभी एलैबोरेट करेंगे। किसके साथ चालू करते हैं? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये तो हम सबको पता है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होता है? ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है? ये है हमारा गार्ड सेल, ऐसा हम मानते हैं। ओके, इसमें हमारे पास है स्टार्च या सुक्रोज। ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। क्या है? स्टार्च जो कन्वर्ट हुआ है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो यहाँ पे बना था सेम वही, प्लस कार्बोक्सिलेज आएगा नाम में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड और मैलिक एसिड विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड मैलेट आयन। इतना बेसिक है, कुछ खास नहीं है। देखो वापस बताती हूँ। स्टार्च गार्ड सेल के अंदर है, वो स्टार्च, ये स्टार्च कहाँ से आया? गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ से बना। स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड मैलेट आयन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो जैसे ये हमारा क्या है? गार्ड सेल। अब गार्ड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंडोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस पे। तो वहाँ पे गार्ड सेल के आसपास की जो एंडोडर्मल सेल्स होती है ना, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास K+ और Cl- प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? एंडोडर्मल सेल्स में। तो क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर एक पंप है, ये जो मैं इधर से बनाऊंगी वो हमारा यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स है। वहाँ से क्या आएगा? वहाँ से आएगा K+। कहाँ पे आएगा? अंदर आएगा। और बाहर क्या चला जाएगा? H+। ये एक्टिव प्रोसेस है, सो इट इज ATP डिपेंडेंट। इतना समझे? K+ एंडोडर्मल, जो साइड की गार्ड सेल के आसपास की जो एंडोडर्मल सेल्स है, वहाँ से K+ अंदर आएगा। सिमिलरली अगर K+ अंदर आ रहा है तो H+ बाहर जाएगा। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो हमको ATP चाहिए। इस पंप का जो नाम है वो है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप। मेक सेंस, हाइड्रोजन और पोटेशियम का आयन एक्सचेंज हो रहा है और ये पंप है, इसलिए आयन एक्सचेंज पंप। इसके साथ साथ अंदर क्या जाता है और साथ में Cl- भी जाता है। क्या क्या आया अंदर? K+ और Cl- आया और H+ बाहर चला गया। इतना क्लियर है? ये बेसिक ऐसा होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के टाइम पे। इसके अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये हाफ वे थ्रू है। इसके आगे क्या होता है मैं बताती हूँ।
स्टार्च है वो कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में जो डिसोसिएट करेगा मैलेट आयन और H+ आयन में। ये सब कहाँ हो रहा है? गार्ड सेल के अंदर। अब H+ आयन और मैलेट आयन साथ में रह सकते थे, पर लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक पंप था जिसको हम लोग बोलते हैं H हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप, जो ATP की मदद से K+ को अंदर लेके आएगा और H+ को बाहर लेके जाएगा। इसके साथ साथ Cl- भी अंदर आएगा बाहर से। अब क्या होता है कि K+ और मैलेट आयन, H+ तो बाहर चला गया तो K+ अंदर आया, तो K+ और मैलेट आयन साथ में मिल जाते हैं। तो क्या बना? K+ और मैलेट आयन के मिलने से पोटेशियम मैलेट। सब लिंक होगा, आपको पता चलेगा स्टोमेटा कैसे खुल रहा है। पर ये ध्यान से सुनना, स्टार्च कन्वर्ट हुआ था फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मदद से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, H+ मैलेट, H+ बाहर गया और K+ अंदर आया ATP की मदद से। अब K+ के अंदर आने की वजह से K+ और मैलेट आयन दोनों साथ में मिल गए, तो इनके मिलने की वजह से बना पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट क्या है? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ये सब कहाँ पे चल रही है? गार्ड सेल के अंदर बात चल रही है। तो गार्ड सेल की स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स में स्टोर होने की वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है और इस वजह से बाहर का पानी अंदर आता है। पानी अंदर आया, इस वजह से गार्ड सेल क्या हो गई? पानी आएगा तो क्या होगी? मोटी हो जाएगी या टर्जिड हो जाएगी। तो गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड स्टोमेटा ओपन्स। सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसको लोग ऐसे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। सबसे पहले हमारे पास स्टार्च बना था गार्ड सेल के अंदर, वो कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मदद से वो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, H+ आयन, मैलेट आयन, और H+ आयन ATP पंप की मदद से बाहर चला जाएगा। K+ आयन एंडोडर्मल साइड की जो एंडोडर्मल सेल्स थे वहाँ से अंदर आ जाएगा, साथ साथ अंदर Cl- भी आता है। K+ और मैलेट आयन मिलकर एक पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, उसको वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं वो, इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर अंदर आता है, सेल टर्जिड हो जाती है और फिर फाइनली स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब इससे पहले क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे बढ़े, एक और बात सुन लो कि जो Cl- आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अगर K+ जो अंदर आ रहा है, इतने सारे K+, उसमें से बहुत सारे K+ जो है वो मैलेट आयन से के साथ मिल जाते हैं जो पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, पर अभी भी कुछ K+ आयन्स रहते हैं, तो वो कुछ K+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl- अंदर आता है और K+ आयन के साथ जुड़ता है जो KCl बनाता है। मेजॉरिटी जो न्यूट्रलाइजेशन का काम होता है वो मैलेट आयन करता है पोटेशियम के साथ, बट कुछ अमाउंट में Cl- भी रोल प्ले करता है टू न्यूट्रलाइज K+। अब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डार्क टाइम, रात के टाइम पे क्या होता है? रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, वो सबस्टोमेटल कैविटी के अंदर बहुत इकट्ठा होने लगता है। सबस्टोमेटल कैविटी क्या होती है? तो मैंने बताया था, यहाँ पे अगर एंडोडर्मल सेल्स है उसके वहाँ पे एक स्टोमेटा अगर प्रेजेंट है, स्टोमेटा के ऊपर की जो स्पेस है उसको सबस्टोमेटल स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होने की वजह से एब्सिसिक एसिड का सिक्रीशन होता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? एक टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो कि तब सिक्रीट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और क्या काम करता है वो? K+ आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, तो इनहिबिट K+ आयन, और इस वजह से जो K+ आयन है वो इकट्ठे नहीं होते, और वो इकट्ठे नहीं होते तो वो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं करेंगे, इस वजह से एंडोऑस्मोसिस नहीं होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, और इस वजह से स्टोमेटल सेल प्लेसिड हो जाएगी और इस वजह से होगा स्टोमेटा का क्लोज। मेरे को पता है कुछ समझ में नहीं आया, मैं लिखूंगी फिर समझ में आएगा, तो लिखो मेरे साथ। तो रात के टाइम पे CO2 इज नॉट यूटिलाइज्ड। CO2 यूटिलाइज नहीं होगी, इस वजह से इट इज एक्यूमुलेटेड इन सबस्टोमेटल कैविटी। अब CO2 के एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से एब्सिसिक एसिड का सिक्रीशन होगा।
एब्सिसिक एसिड के बारे में 3 बातें बोलती हूँ कि एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, it is an inhibitor hormone, and it is secreted when there is high concentration of carbon dioxide. तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्रीशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसलिए एब्सिसिक एसिड सिक्रीट होगा। अब एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, इट इनहिबिट्स K+ अपटेक इनटू द कार्ड सेल्स। K+ अंदर आएगा नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा नहीं और एंडोऑस्मोसिस होगी नहीं। एंडोऑस्मोसिस मतलब वाटर का अंदर आना, तो इसलिए एक्सोऑस्मोसिस होगी और इस वजह से कार्ड सेल becomes flaccid और इसी वजह से क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बिल्कुल उसका उल्टा हुआ जो हम लोग ने लाइट रिएक्शन में, लाइट दिन के टाइम पे स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, वो उसका अपोजिट रात के टाइम पे स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है। सिंपल, दोनों अपोजिट जाएंगे। CO2 क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है, इस वजह से एब्सिसिक एसिड सिक्रीट हो रहा है और K+ का अपटेक वो इनहिबिट कर रहा है। अब K+ अपटेक नहीं होगा तो एंडोऑस्मोसिस नहीं होगी, एक्सोऑस्मोसिस होगी और वो फ्लैसिड हो जाएगा स्टोमेटा और इस वजह से स्टोमेटा बंद हो जाएगा। सिंपल। तो अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था ट्रांसपिरेशन से, उसमें हम लोग ने स्टोमेटा का टॉपिक पढ़ा था। अब हम उस स्टोमेटा का टॉपिक बंद करते हैं और ट्रांसपिरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपिरेशन में अभी हम क्या पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, उसमें सबसे पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब बाहरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन इफेक्ट हो रहा है। तो पहले तो आपको मैं बता देती हूँ 5 पॉइंट्स है, 5 चीज़ें जो इफेक्ट करेगी। ठीक है, सबसे पहला है टेम्परेचर, दूसरा है लाइट, तीसरा है विंड, चौथा है ह्यूमिडिटी, या एक काम करो ह्यूमिडिटी ऊपर लिखो, और नीचे विंड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉइल वाटर। ये सब फैक्टर्स है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। कैसे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब होगा, वाटर रिलीज होगा लीफ में से, और ज़्यादा वाटर वेपर रिलीज होगा तो ज़्यादा और पुल बनेगा, ट्रांसपिरेशन पुल, और ज़्यादा ट्रांसपिरेशन पुल बनने की वजह से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। अब लाइट, अगर लाइट भी ज़्यादा होगी तो भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास सनलाइट ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, इसे कोरिलेटेड हुआ। प्लस ब्लू लाइट में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होती है, तो ऐसे लिख दो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इन ब्लू लाइट। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो अब और ऑब्वियसली जब बाहर वाटर वेपर कम होगा अंदर से तभी बाहर आएगा। हम लोग ने ट्रांसपिरेशन पुल में भी ये पढ़ा था कि क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है वाटर वेपर की, इसलिए अंदर से बाहर आ रहा है। अब बाहर अगर पहले से ही कंसंट्रेशन होगी तो फिर क्यों आएगा बाहर, वो अंदर ही रहना चाहेगा, तो तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। अगर विंड हो तो ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, विंड ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगी एयर की वहीं होगी तो जो वाटर का वेपर है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो इस वजह से ट्रांसपिरेशन कम होगी। लेकिन अगर विंड थोड़ी थोड़ी चल रही है, स्लो ब्रीज चल रही है, तो फिर
वहाँ पर से जो वाटर वेपर्स है वो थोड़ा थोड़ा आगे जाते रहेंगे और इस वजह से वहाँ पे फ्रेश एयर आती जाएगी और इस वजह से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो विंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। सॉइल वाटर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, बट इफ द वाटर इज सॉल्टी सॉइल वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। ये है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। अब अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कुछ फैक्टर्स जो इंटरनली प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है और वो इफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन को। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला तो रूट शूट रेशियो। अगर रूट शूट रेशियो ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। मतलब ऑब्वियसली अगर रूट शूट रेशियो मतलब रूट ज़्यादा है, शूट उससे कंपैरेटिवली कम, तो रूट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अपटेक होगा, इसलिए रूट शूट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर रूट शूट रेशियो ज़्यादा होता है। दूसरा जो हम इंटरनल फैक्टर पढ़ेंगे वो हम सारे एक साथ पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट की मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहला होता है नैरो लीफ। अगर लीफ नैरो होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, मतलब नैरो मतलब एकदम ऐसे पतली सी। दूसरा, अगर थिक क्यूटिकल होगा। थिक क्यूटिकल का मतलब बहुत एक मोटी लेयर जो ऑलरेडी लीफ के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो अगर वो होगा तो भी ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। तीसरा, संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा संकन मतलब एकदम ऐसे पिचके हुए होंगे, तो कई जगह ही नहीं वाटर के बाहर निकलने की, तो भी ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। लेस सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम होगी तो चांसेस ये भी है कि लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा हो और इस वजह से ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। समझे? वापस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स में 5 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड और सॉइल वाटर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, पानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, इस वजह से पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा और ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। लाइट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन और मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन ऑकर्स इन ब्लू लाइट। ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली बाहर अगर पानी है तो फिर बाहर क्यों आएगा? जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें वहाँ क्यों जाना चाहेगा? जहाँ पे कम है उधर जाएगा ना। विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। ज़्यादा विंड होगी तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। और सॉइल वाटर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, बट सॉल्टी अगर सॉइल वाटर होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। इंटरनल फैक्टर की बात करें तो रूट शूट रेशियो ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा उसकी लीफ की मॉर्फोलॉजी में नैरो लीफ, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, लेस सरफेस एरिया एंड लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अब हम लोगों को ट्रांसपिरेशन प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट अगर करना हो तो उसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला जो है वो है बेल जार एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या है? कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या है? एक हमारे पास प्लांट है जिसको हम लोग ने एक ऐसे कंडीशन में रखा है कि बाहर से कोई भी हवा या कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, अंदर का कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। तो इट इज़ कवर्ड विद अ बेल जार। अब इसके अंदर अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो आसपास में कलेक्ट होगा पानी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग पॉलीथीन बैग में भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, पॉलीथीन बैग के अंदर अच्छे से रैप करके प्लांट को कवर कर दो, कुछ भी अंदर का बाहर, बाहर का अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आपको पॉलीथीन बैग पे पानी की ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। दैट विल प्रूव ट्रांसपिरेशन। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, अगर इधर रखेंगे एक,
तो क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो पानी निकलेगा, और पानी से क्या होता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर फ्रॉम ब्लू इट विल टर्न इनटू पिंक। अगर वो ब्लू से पिंक होना शुरू हो रहा है इसका मतलब पानी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो हम लोग इस 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अगला अगर मैं बात करूँ तो वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब काम क्या है, वो है ही क्यों, ट्रांसपिरेशन हो ही क्यों रहा है, तो उसके कुछ सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला सिंपल, क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा तो ही तो आगे का सारा काम होगा। आगे का क्या काम होगा वो भी मैं बताती हूँ। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा और इस वजह से क्या होगा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा और इस वजह से फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मतलब इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना भी है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो वाटर दे रहा है, प्लस प्लांट की ग्रोथ के लिए भी दे रहा है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन और भी क्या करता है, इट कूल्स द लीफ सरफेस। In fact, it reduces the body temperature up to 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए। सबसे पहला तो वो ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है, दूसरा मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑल द वे थ्रू द प्लांट, तीसरा मिनरल करवा रहा है तो प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट भी करवाएगा। इस वजह से वो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, जो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से हो रहा है, वो 2 काम करेगा, फोटोसिंथेसिस और प्लांट की ग्रोथ के लिए। लीफ का सरफेस कूल डाउन करेगा। इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर अप टू 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा एक और चीज़ है, मेंटेन्स सेल शेप एंड स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है और वाटर मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से सेल्स क्या रह रही है, टर्जिड रह रही है, और उनके टर्जिड रहने की वजह से सेल का स्ट्रक्चर और उसका शेप मेंटेन रह सकता है। तो ये है सारे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनफैक्ट पढ़ेंगे क्या, आप खुद बताओगे, आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है, या हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। सबसे पहला तो हम चालू करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड गटेशन में वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, इतना समझे। दूसरा, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है उसमें जो वाटर है वो प्योर वाटर है, इसमें इम्प्योर है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखा है, समझ जाना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तीसरा, इट ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इससे। ये गटेशन इट विल ऑकर थ्रू हाइडाथोन विच इज प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ द लीफ। ठीक है, अगला, ट्रांसपिरेशन होता है ड्यूरिंग डे, दिन का टाइम होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा। गटेशन कब होता है, अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, इस टाइम पे होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में लग रहा होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, और गटेशन में लग रहा होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो आई होप सो कि पहले आप दूसरी देख लो। आई बिलीव उसमें मैंने ये सब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया, नहीं तो ऐसे बहुत शॉर्ट में इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। ट्रांसपिरेशन और गटेशन जिसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर के लॉस में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। ये होता है स्टोमेटा से, ये होता है हाइडाथोड से, जो कि प्रेजेंट होता है इन द मार्जिन ऑफ लीफ।
वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिन में होता है, ये दिन में मतलब अर्ली मॉर्निंग होता है और नाइट टाइम में होता है। नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, प्लस ये प्योर वाटर होता है और ये होता है इम्प्योर वाटर। क्यों इम्प्योर वाटर? क्योंकि इसमें रूट प्रेशर लग रहा होता है, अगर आपको याद है तो, और वो सारा का सारा इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब बाहर निकाल देता है हाइड्रोथोट से, तो इसलिए गटेशन में इम्प्योर वाटर होता है। अब अगर आप ट्रांसपिरेशन से बोर हो चुके हो, देयर इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे C3 एंड C4 प्लांट्स में कि उसमें एग्जैक्टली क्या होता है। C3 प्लांट्स में जो CO2 की फिक्सेशन है, अगर इसमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है इसका डिफरेंस, तो इट्स ओके। ये सिर्फ ट्रांसपिरेशन के चैप्टर के साथ बहुत थोड़ा सा रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी, डिटेल में नहीं बताऊंगी। हम आगे रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी मैं जितना बता रही हूँ उतना ही समझना है। C3 प्लांट्स में होता है CO2 इनफैक्ट सभी इसमें भी CO2 का फिक्सेशन होता है। बट C3 प्लांट्स में क्या होता है? फिक्सेशन ऑकर्स इन मीजोफिल सेल्स, और C4 प्लांट्स में इट ऑकर्स इन बंडल शीट सेल्स। वो क्यों, मैं अभी आगे बताती हूँ, बता ही देती हूँ। चलो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी, जिसके बारे में डिटेल अभी मैं बताऊंगी। इससे पहले एक और पॉइंट सुन लो कि C3 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ H2O लॉस भी हो रहा है, तो इसलिए CO2 फिक्सेशन कम है, H2O लॉस ज़्यादा हो गया। इसमें CO2 फिक्सेशन इज़ मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड, और इसलिए H2O लॉस जो होता है वो कम होता है। ऑकर्स इन लो टेम्परेचर। एक और बात, चलो पहले मैं क्रेन्स एनाटॉमी बताती हूँ, फिर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। क्रेन्स एनाटॉमी, चलो, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। इसके बाहर एकदम बिल्कुल विथ नेग्लिजिबल इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे बंडल शीट सेल्स। इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं इधर मीजोफिल सेल्स, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अब C4 प्लांट्स के अंदर जो CO2 की फिक्सेशन चल रही है, वो किस में चल रही है? वो चल रही है हमारे बंडल शीट भाई साहब के अंदर, बंडल शीट सेल्स। अब ऐसा होता है कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्लांट के अंदर, तो CO2 की फिक्सेशन होगी। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की फिक्सेशन होगी। लेकिन C4 प्लांट्स में ऑक्सीजन की फिक्सेशन होती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंडल शीट प्रेजेंट होता है, बंडल शीट सेल्स जो कि एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन को आने ही नहीं देते। तो वहाँ पर सिर्फ CO2 की फिक्सेशन हो पाती है, और CO2 की फिक्सेशन हो पाती है सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे CO2 की फिक्सेशन ज़्यादा होती है और वाटर लॉस कम होता है। तो ये क्रेन्स एनाटॉमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर प्रायोरिटाइज्ड CO2 फिक्सेशन। जबकि C3 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन हो तो रहा है, लेकिन कंपैरेटिव टू C4 प्लांट्स C3 में थोड़ा कम होता है। और इसमें क्योंकि बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होती, इसमें मीजोफिल सेल्स ही होते हैं जहाँ पर CO2 का फिक्सेशन होता है, जिससे थोड़ा कम अमाउंट में होता है। अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि जो ट्रांसपिरेशन रेशियो है, वो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन रेशियो इज H2O लॉस, सिर्फ ये इतना ही बताऊंगी, डिवाइड बाय CO2 फिक्स्ड, बस और कुछ नहीं। H2O कितना लॉस हो रहा है अपॉन CO2 कितना फिक्स हो रहा है, या फिर ऐसा रखो H2O कितना लॉस हो रहा है डिवाइड बाय CO2 कितना अंदर आ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो CO2 एंटर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो चलो अब हम देखते हैं कि मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस। अब मिनरल आयंस कुछ हद तक पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू मास फ्लो या फिर डिफ्यूजन से, बट मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जो मिनरल आयंस है वो चार्ज्ड
आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और चार्ज्ड आयंस ऐसे डायरेक्टली अंदर आ नहीं सकते, वो परमिएबल नहीं होते, इसलिए उसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू आना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो और एटीपी डिपेंडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए। मैंने क्या बोला, 3 चीज़। मैं आपको एक काम करती हूँ, लिखती रहती हूँ साथ में। पहला, कुछ हद तक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। किसके थ्रू हो सकता है? या तो मास फ्लो या फिर डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट ऑकर्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, जिसमें मैं आपको बात बताती हूँ, मेन जो है वो सिलेक्टिव नेचर होनी चाहिए, वो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है, और क्योंकि वो एक्टिव है इसलिए एटीपी डिपेंडेंट है। इसके थ्रू होता है मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। अब क्यों एक्टिव प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्यों वो ज़्यादा होती है? वो इस वजह से, क्योंकि पहली बात, मिनरल आयंस या मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल एज चार्ज्ड ions. So charged ions are not directly permeable inside the cell, इसलिए they need to be transported through active transport. Additionally, बाहर जो concentration होती है minerals की, that is not more, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन ज़्यादा तो पैसिव होती, लेकिन क्योंकि बाहर मिनरल्स की कंसनट्रेशन ही कम है, तो कम से ज़्यादा जाने के लिए हम लोगों को अपहिल मूवमेंट करनी पड़ेगी, और इसका मतलब हमको एटीपी तो चाहिए ही होगा। तो concentration of minerals outside is less। इन 2 कारणों की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसी वजह से, क्योंकि मिनरल एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, इसी वजह से पीछे पीछे से क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? अंदर आ जाता है रूट के। कहाँ से आ जाता है? सॉइल से। ये मैंने आपको, जब मुझको याद नहीं कौन से पार्ट में, जब मैंने बताया था आई गेस रूट प्रेशर, उसमें भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे एक्टिवली मिनरल आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसी के साथ साथ पीछे पीछे कौन आ जाता है? वाटर आ जाता है। कि वो बोलता है कि वो जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, उसके पैसों से वाटर अंदर आ जाता है, उसकी एटीपी का फ़ायदा उठा के आ जाता है। ठीक है। एक और बात कि आयंस जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एंडोडर्मिस में एक चीज़ प्रेजेंट थी जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि सुबेरिन का डिपोजिशन है। उस वजह से आयन वापस पीछे नहीं आ सकता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे जाता जाएगा। ये है, इस तरीके से बेसिकली मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब उसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? अब ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसलोकेशन में हम लोग जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो हमारे जो मिनरल आयंस है वो ऑलरेडी कहाँ पे पहुँच चुके हैं? जाइलम फ्लोएम के पास। उसके बाद जो हो रहा है हम उस चीज़ की बात करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट में क्या बात करेंगे कि रूट के अंदर कैसे आ रहा है और जाइलम तक कैसे पहुँच रहा है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस में सबसे पहला, ईदर एक्टिवली और पैसिवली मिनरल्स आयन विल रीच जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद जाइलम आया, जाइलम के बाद हम लोगों को क्या करना है, उसको सोर्स से कहाँ पे लेके जाना है? सिंक पे। सोर्स कहाँ है? वहाँ नीचे जो जहाँ से आया वो सोर्स है, और सिंक कहाँ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसमें मैं क्या लिखूँ? ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स टू सिंक। अब सिंक क्या क्या हो सकती है? वो जगह हो सकती है जहाँ पर इसको मिनरल्स की ज़रूरत है। तो वो जगह कौन कौन सी हो सकती है? एपिकल मेरिस्टेम, या फिर लेटरल मेरिस्टेम भी। इसके अलावा यंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स एट्सेट्रा। ये सब जो चीज़ें हैं ये हैं हमारी सिंक। यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट होता है? हमारा मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्यों ट्रांसपोर्ट होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हमें वहाँ पे चाहिए होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ
कि कुछ आयंस जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम के होता है, आई एम सो सॉरी, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन नहीं, फॉस्फोरस, ये इन जैसे जो मिनरल्स होते हैं ना, ये मोबिलाइज्ड मिनरल्स होते हैं। इसका मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, वो मोबाइल है। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया। वो सब जो एलिमेंट्स है, वो सब जो मिनरल्स है, वो मोबिलाइज नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब जब एक लीफ नीचे गिर रही है, वो सेनेसेंस हो रही है, वो उसकी डेथ हो रही है, तो क्या होता है, वो अपने अंदर जितने भी मिनरल्स है वो कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो जब सेनेसेंस हो रहा है कोई भी एक लीफ का, तो एक लीफ जो जिसका सेनेसेंस हो रहा है वो सोर्स बन जाती है, और दूसरी जो यंग लीफ है वो सिंक बन जाती है, जहाँ पर हम लोगों को वो सब एलिमेंट्स या मिनरल्स देना है। तो जो लीफ मर रही है वो सिर्फ वही एलिमेंट्स दे पाएगी जो मोबाइल है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वो मरने वाली लीफ जो सेनेसेंस हो रहा है जिसका, वो पोटेशियम अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन कर सकते हैं, वो फॉस्फोरस कर सकती है। लेकिन कैल्शियम का कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इमोबाइल है, वो मोबाइल नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता। तो वो लीफ जो मर रही है वो कैल्शियम अपना साथ लेके डूबेगी, लेकिन पोटेशियम, नाइट्रोजन वो सब दे देगी किसको, जिसको ज़रूरत है। किसको ज़रूरत है यहाँ पे? यंग लीफ को, फ्रूट्स को, सीड्स को, या फिर एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम को। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट से। फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, बाई डायरेक्शनल होती है, सोर्स से सिंक जा सकती है या फिर उसका रिवर्स भी हो सकता है। ये क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? इसमें शुगर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, खाने का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में अब हम सबसे मेन चीज़ जो है वो पढ़ेंगे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें मैंने कुछ 3 लाइन लिखी है, जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसको बताऊंगी लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, फिर भी लिख लो। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सुक्रोज फ्लो इन द सोल्यूशन फॉर्म इन सीफ एलिमेंट्स फ्लोएम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक एंड। ये क्या हो गया? इतना बड़ा नहीं समझ में आ रहा? इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन उसको मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं समझाऊंगी कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या है। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मंच हाइपोथेसिस। क्यों मंच हाइपोथेसिस? वो खाने वाली मंच नहीं, मंच इसलिए क्योंकि ये दी गई थी, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? मंच ने दी थी, प्लस इसको ग्राफ्ट ने इलेबोरेट की थी। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये कर क्या रहा है, ये क्या काम कर रहा है, इसका क्या काम है, ये क्यों कर रहा है, क्या है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, क्या है मंच हाइपोथेसिस, सब हम लोग अभी हम पढ़ेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ऊपर जो मैंने बनाया ये हमारा सोर्स है, और नीचे जो मैंने बनाया ये हमारा सिंक है। ये जो मैं अभी बना रही हूँ, जो मैंने मिटा दिया है अब वापस बनाऊंगी, वो है हमारा फ्लोएम। ये जो बीड्स मैं बना रही हूँ ये है सीफ प्लेट, और इसी के बाजू में मैं बनाऊंगी यहाँ पे जाइलम। लिख देती हूँ मैं, दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक। ये हम सिर्फ ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि वो सोर्स है, सिंक है। ये फ्लोएम, ये जाइलम, और ये मैंने बनाया है सीव प्लेट। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? हमारे पास है मीजोफिल सेल्स। क्या है? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में क्या हो रहा है? हमारे पास जो पहली बात तो ग्लूकोज मीजोफिल सेल्स के अंदर बन रहा है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है सुक्रोज में। मान लो ये यहाँ पे प्रेजेंट है सुक्रोज, ठीक है। वो सुक्रोज अब क्या करेगा? अब मीजोफिल सेल्स और सीफ एलिमेंट्स यानी कि फ्लोएम, उन दोनों में कुछ ही सेल की दूरी होती है। तो सुक्रोज क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा कंपेनियन सेल्स, उसके बाद जाएगा
सीव सेल, ये है हमारी, मान लो कि कंपेनियन सेल, ये है सीव सेल। उसके बाद एक्टिवली चला जाएगा वो फ्लोएम में। मेसोफिल सेल्स में जो सुक्रोज बना वो पहले कंपेनियन सेल, फिर सीव सेल, उसके बाद चला जाएगा फ्लोएम में। लेकिन जब फ्लोएम में जाएगा तब उसको एटीपी चाहिए होगी, वो एक्टिवली जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, वो हाइपर ऑस्मोटिक हो गया। इस वजह से ये क्या करेगा, बाजू में जाइलम में से वाटर अंदर ले लेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हाइपर ऑस्मोटिक हो गया। इतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना ज़्यादा आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इस वजह से वाटर जाइलम से इधर आ गया। यहाँ पे कैसे पहुंचा इतना सारा आयन, एक्टिवली पहुंचा फ्रॉम द सोर्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो वहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक हो गया, इसलिए H2O भी इधर आ गया। अब H2O के इधर आने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, वाटर भी इधर आया, इस वजह से इस जगह पे, फ्लोएम की इस जगह पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, इस सब चीज़ों का जो आयंस और वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ से कहाँ तक, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर तक, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। क्या यहाँ पे आ जाएगा, फ्लोएम का जो भी कंटेंट था यहाँ पे, वो पूरा का पूरा भी इधर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद क्या होता है कि एक्टिवली फ्लोएम से बाहर निकल के चला जाता है वो सिंक में। अगेन एक्टिवली, इसका मतलब इधर भी एटीपी का ट्रांसपोर्ट, एटीपी चाहिए होगी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। प्लस अब यहाँ पर सिंक में अगर चला गया सुक्रोज, तो बचा कुछ जो पानी है वो वापस रिटर्न हो जाता है जाइलम को। ये है हमारा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी सुक्रोज। ये सुक्रोज यहाँ पे हमारा सोर्स में बन रहा है। फ्लो इन सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब फ्लोएम में आके वाटर के साथ रहता है, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में फ्लो करता है इन सीव एलिमेंट्स यानी कि फ्लोएम में, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्रेडियंट बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर था, यहाँ पर कम ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट, यानी इस चीज़ का डेवलपमेंट होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम के अंदर बिटवीन सोर्स एंड सिंक एंड। यहाँ पे सोर्स एंड है और ये वाला सिंक एंड है। तो ये मतलब ये फ्लोएम है, ये इसका सोर्स का एंड है और ये सिंक का एंड है। अब समझ में आया ये 3 लाइन का मतलब। कि पहले मैं वापस पूरा बताती हूँ कि मेसोफिल सेल्स है, उसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्लूकोज बन रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है सुक्रोज में। सुक्रोज जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है कि यहीं पे सोर्स है उसका, वो अब उसका ट्रांसपोर्ट होगा पहले कंपेनियन सेल, फिर सीव सेल्स में, उसके बाद एटीपी की मदद से वो चला जाएगा फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम में क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई आयंस की, तो इसका मतलब वो हाइपर ऑस्मोटिक हो गया, और इस वजह से बाजू में जो जाइलम है वहाँ से वाटर चला जाएगा फ्लोएम में। अब पानी के आने की वजह से वाटर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़ गया, इस वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हुई, तो वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर गया सारा, और सिंक के एंड पे आके एटीपी की मदद से सुक्रोज बाहर चला गया सिंक पे, और बचा जो पानी था वो वापस रिटर्न हो गया जाइलम को। सिंपल। तो ऑस्मोटिक सब्सटेंस जैसे कि सुक्रोज इन द सॉल्यूशन फॉर्म इन सीव एलिमेंट्स, flow in the solution form in sieve elements due to the development of osmotically generated pressure gradient between the source and sink. सिंपल, यही है मंच हाइपोथेसिस, कुछ नहीं है। अब मैं इसका सिर्फ फ्लो बना के लिख लेती हूँ, तो आपको खाली उसको नोट करना है, बाकी ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको पहले लिख लो। तो अब आप मेरे साथ बनाओ फ्लो चार्ट। In mesophyll cells, glucose will convert into sucrose. Now, since mesophyll cells are present nearby to the sieve tube elements यानी कि phloem, तो sucrose will first go to companion cell, then sieve cell, then phloem, या फिर नियर बाय सीव ट्यूब एलिमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी की मदद से। डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटोनिक कंडीशन
वाटर आएगा जाइलम से फ्लोएम के अंदर थ्रू ऑस्मोसिस। तो वाटर एंटर्स फ्रॉम नियर बाय xylem elements through osmosis. Osmotic pressure generated, phloem sap moves from high osmotic pressure to low osmotic pressure, i.e. सिंक, यानी कि सिंक पे जाएगा। उसके बाद सुक्रोज रिलीज्ड आउट इन सिंक थ्रू एटीपी। अब ये सुक्रोज क्या करेगा, वो सुक्रोज आगे एनर्जी देगा। वो सुक्रोज या तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा या सेल्यूलोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टोरेज फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो यूज़ होगा। और इस वजह से remaining water will go back to xylem। हो गया, इतना सा है हमारा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। आपको याद है मैंने बोला था कि स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। कुछ नहीं, बस ऐसे मेरे को पॉइंट याद आया तो मैंने बोल दिया। तो बस ये लिखो। फिर हम लोग एक लास्ट चीज़ पढ़ेंगे, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फाइनली हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का चैप्टर को रैप अप करेंगे। अब हम पढ़ते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के साथ। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि हम एक ट्री लेंगे, ट्री का बार्क हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? सिर्फ इतना रिमूव करेंगे कि अंदर हमारे पास फ्लोएम रह जाना चाहिए। फ्लोएम का कुछ नहीं होना चाहिए, वो वहीं रहना चाहिए। ऐसे हम रिमूव करेंगे, उसका पूरा सर्कल निकाल देंगे। अब ये जो अंदर का जो नैरो पार्ट है बार्क का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी? उसके अंदर होगी फ्लोएम ऑब्वियसली, क्योंकि वही उसके बाहर का सब निकाल दिया है। उसके अलावा हमारे पास कॉर्टेक्स, कॉर्क भी होगा। ये सब चीज़ें होगी हमारे पास इसके अंदर। अब क्या होगा कि ऊपर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। क्यों स्वेलिंग हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे जाने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने की वजह से, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एक्यूमुलेशन होने की वजह से बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगी। और एक और बात, नीचे जो लीव्स है वो विल्ट नहीं होगी। ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, लेकिन वो कम्प्लीटली विल्ट नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। बस इतना ही है। यहाँ पे ये स्वेलिंग हो जाने की वजह से इससे ये पता चलता है कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स। तो बस एक ट्रांसपोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। वो क्योंकि लीव्स ग्रो नहीं कर रही है, इसका मतलब कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है फ्लोएम के थ्रू। तो ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बताती है। बस इतना ज़्यादा कुछ है नहीं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में। सो वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और you should now officially complete your MCQ solving and reading from the textbook। और बस इसी के साथ कंप्लीट करती हूँ मैं अपना कंप्लीट चैप्टर को। लेट्स रैप अप द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।